नमस्कार स्टूडेंट्स। और आज की इस क्लास में बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है, बहुत दिनों बाद मिलना हो रहा है। और आज जब मैंने आपके व्हाट्सएप पे तमाम मैसेजेस देखे तो मेरे को लगा पर्सनली और इमोशनली भी कि जो मेरे और आपके बीच का जो बॉन्ड है, जहाँ तक सिविल सर्विसेज या एमपी स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कराने का सवाल है, ख़ास तौर पे पेपर GS3 के लिए, यानी साइंस टेक्नोलॉजी कंप्यूटर्स एंड मैथमेटिक्स के लिए, तो हमारे और मेरे और आपके बीच में एक संवाद बना रहना चाहिए। ओके, तो इसी को ध्यान में रखते हुए अब आज से मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी लिखा है, आज से एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं अनअकैडमी। तो अभी मैं अनअकैडमी से संबद्ध नहीं हूँ और लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन फ्यूचर। समय की बहुत प्रॉब्लम है दरअसल। बेसिक पॉइंट इज़ कि समय अगर नहीं मिलेगा तो पीपीटी बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, इसलिए अनअकैडमी का साथ अभी थोड़ा सा ज़रा कुछ दिनों के लिए छोड़ा है मैंने। दूसरा, यूट्यूब पर ऑब्वियसली एक फ्रीडम है, मैं पीपीटी बनाकर कहीं पर भी वीडियो बना सकता हूँ, तो मैंने सोचा कि यूट्यूब शैल बी बेटर ऑप्शन कि मैं आपको उस यूट्यूब के ज़रिए पढ़ा सकूं। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं पेपर GS3 की तैयारी। और जो मैं आज व्हाट्सएप ग्रुप पर आपके मैसेजेस पढ़ रहा था उसको ध्यान में रखते हुए जो सबसे पहला मैंने आज काम लिया है वो है मैथमेटिक्स का। और मैथमेटिक्स भी आपको पढ़ाना राइट फ्रॉम द बिगनिंग, मतलब भले ही आप जानते हो आज मैं नंबर सिस्टम शुरू कर रहा हूँ, ऑब्वियसली आपको सबको बहुत बेहतर आइडिया है नंबर सिस्टम का, लेकिन जो मैथ्स में कमज़ोर हैं बच्चे या जिनको नंबर सिस्टम का आइडिया नहीं है, तो उन सारे बच्चों के लिए भी ध्यान में रखते हुए आज से नंबर सिस्टम पे हम लोग अपना काम शुरू कर रहे हैं। कोशिश रहेगी कि हफ्ते में हम लोग 3 या 4 दिन बैठें, क्योंकि मैं टाइम तो खैर थोड़ा सा टाइम की तो कमी है ही, लेकिन मैं सिविल सर्विसेज मैथमेटिक्स मेंस के लिए भी कुछ पीपीटी बनाता हूं और 11th और 12th क्लास मैथमेटिक्स के लिए भी पीपीटी बनाता हूं। तो 4 दिन हम लोग बैठे हैं जिसमें से हम कुछ डिसाइड कर लेंगे कि मैथमेटिक्स, फिज़िक्स और केमिस्ट्री, मतलब 2-3 चीज़ें साथ साथ चलती रहें, क्योंकि अगर मैं लगातार मैथमेटिक्स चलाऊँगा तो थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ पसंद ना आए, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट लगातार पढ़ाने में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं रहती है। हम लोग वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, फिर भी अगर आपका अगर मत मुझे ऐसा मिलता है कि सबसे पहले हम गणित ही ख़त्म कर लें, तो सबसे पहले गणित भी ख़त्म की जा सकती है। तो आपके मेरे इस प्रस्ताव के संबंध में आपके उत्तरों की मुझे प्रतीक्षा रहेगी, चाहे आप यूट्यूब पे लिखें या व्हाट्सएप ग्रुप पे लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और जो आज की क्लास है ये बेसिकली है आज नंबर सिस्टम पे। सो लेट अस स्टार्ट विद नंबर सिस्टम। ओके, सो लेट अस स्टार्ट, शुरू करते हैं। मैं संजय मोहन भटनागर, आप सबसे मेरा पुराना परिचय है। और हमारा जो एजेंडा रहेगा नंबर सिस्टम को समझने के लिए वो बहुत सहज और सरल रहेगा। रियल नंबर समझेंगे, इवन ऑड नंबर्स, इंडाइसेस या पावर्स जिसको घात भी बोलते हैं, घातांक और घातांक के नियम, स्क्वायर्स, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, बॉडमास, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़, और फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस लगातार चलते रहेंगे, जैसा आपको पता ही है मेरी क्लासेस में क्वेश्चंस लगातार चलते रहते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। अब मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ समझाता हूँ इसमें। स्लाइड्स लगभग वही हैं जो पुरानी क्लासेस में इस्तेमाल हुई हैं, तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा याद भी आ रहा होगा। देखिए, जो हमारे सामने जो नंबर हैं यानी कि संख्याएं हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, यानी कि नंबर्स आर ऑफ 2 टाइप। मैं आपको याद रखने के लिए बहुत सरल और बहुत बड़े सिंपल शॉर्टकट बता रहा हूँ। मैं आपको बिल्कुल ये नहीं बोल रहा कि नंबर संख्याएं जो नंबर सिस्टम है उसमें 5 या 4 प्रकार की संख्याएं होती हैं। लेट अस से 2 तरह की संख्याएं होती हैं। एक संख्या है परिमेय या रैशनल, और दूसरी संख्या है अपरिमेय, यानी कि जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय है। तो दूसरी संख्या है अपरिमेय यानी कि इर्रेशनल। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो ये हमारा परिमेय संख्याओं का समूह है, ये जो आप देख रहे हैं, और ये हमारा अपरिमेय संख्याओं का समूह है। जो संख्या परिमेय है
वो अपरिमेय नहीं है, और जो संख्या अपरिमेय है वो संख्या परिमेय नहीं है। तो पॉइंट इज वेरी क्लियर। यानी कि अगर हम एक नंबर लाइन की बात करें, नंबर लाइन की, मेरे ख्याल से आपको सबको कंसेप्ट मालूम है कि स्ट्रेट लाइन है, सारे नंबर्स को इस पर दिखाया जा सकता है। तो नंबर लाइन पर सिर्फ दो ही तरह के नंबर होते हैं, या तो वो रैशनल हो सकते हैं या वो इरेशनल हो सकते हैं। अब जब हम रैशनल नंबर की बात करते हैं, रैशनल नंबर की, तो ये रैशनल नंबर में आगे परिवार है, एक सेगमेंटेशन है आगे। हम ये समझ सकते हैं कि सबसे ऊपर ये परिमेय संख्याएं तो टाइप है ही, ये परिमेय संख्याएं पूर्णांक हो सकती हैं, ये पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, या ये प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। परिमेय संख्याएं बेसिकली वो संख्याएं हैं जिनको आप P अपॉन क्यू के रूप में रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2/3, फॉर एग्जाम्पल 4, रिमेंबर फॉर एग्जाम्पल 4, क्योंकि 4 को आप हर हालत में 4/1 या 8/2 इस प्रकार से आप रख सकते हैं। तो हर हालत में आप किसी भी संख्या को जिसको आप P अपॉन क्यू की फॉर्म में रख सकते हैं, वो परिमेय संख्या कहलाती है। द पॉइंट इज क्लियर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक संख्या और देता हूँ, -3। सो -3 को आप -6/2 भी लिख सकते हैं, फिर से P अपॉन क्यू हो गया। पॉइंट इज क्लियर, ठीक, इसमें कोई डाउट तो नहीं, ठीक। तो आपने सबसे पहले ये समझा कि संख्याएं दो तरह की होती हैं, परिमेय या अपरिमेय, ठीक। तो जो संख्या P अपॉन क्यू के रूप में लिखी जा सकती है वो संख्या परिमेय होती है, जो संख्या P अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती है वो संख्या अपरिमेय होती है। ओके, अब परिमेय संख्याओं का एक परिवार है जिस पर मैं अभी आपको थोड़ा सा बताना शुरू कर रहा हूं। तो हम सबसे निचले पायदान से शुरू करेंगे, या हम परिवार के उस सदस्य से शुरू करेंगे जो सबसे छोटा है। ओके, तो जो सबसे छोटा सदस्य है वो है प्राकृतिक संख्याएं। आप ध्यान रखिए कि ये सब जो हैं, ये सब इस परिमेय संख्या के परिवार का मेंबर है। तो जो सबसे छोटी संख्या है इन सब में, जो सबसे छोटा, जो सबसे नीचे का पायदान है, हम ये ना कहें सबसे छोटी संख्या है, ये सही नहीं होगा। हम ये कहें कि जो सबसे निचले पायदान पर है वो है प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स हैं जो 1 से शुरू होते हैं और 1 के अंतर से आगे बढ़ते हैं, यानी कि 1 का अंतर, यानी कि इसमें 1 जुड़ेगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, 5 होगा, अनंत तक। तो ये संख्याएं जो हैं, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं, इनको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्वियसली हर नेचुरल नंबर, मैं अगर 5 का उदाहरण लूँ, 5 का, ये 5 का, तो 5 को मैं 10/2 लिख सकता हूँ, यानी P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ। द पॉइंट इज वेरी क्लियर। तो ये सब संख्याएं नेचुरल नंबर्स हैं और ये नंबर सिस्टम के सबसे निचले पायदान पर है, परिमेय संख्याओं के सिस्टम में सबसे निचले पायदान पे, ये कहना चाहिए, क्योंकि हम परिमेय संख्या की बात कर रहे हैं, ठीक। अब नेचुरल नंबर के आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं पूर्ण संख्याओं की। पूर्ण संख्याओं में हम इसमें, ये जो हमारे सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, इसमें हम 0 और जोड़ देते हैं। जैसे ही हम 0 जोड़ते हैं, अब ये बन जाता है पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं या होल नंबर्स। वेरी क्लियर, ठीक। हमने नेचुरल नंबर्स के सेट में 0 और जोड़ दिया, यानी कि अब ये अगले पायदान पर आ गया, ठीक है, अगले स्टेज कह सकते हैं। और इसके पश्चात जो अगला चरण है वो है पूर्णांक। अभी आप ये देखें कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में 0 शामिल नहीं था, 0 तो मैंने बाद में जोड़ा जब मैंने इसको पूर्ण संख्या बनाया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इनके नेगेटिव्स भी हो सकते हैं, है ना। तो इन सब संख्याओं के नेगेटिव्स, इन सब यानी कि पूर्ण संख्याओं के नेगेटिव्स को मिलाकर, यानी कि पूर्ण संख्याएं और उनके नेगेटिव्स को मिलाकर जो सेट मेरे पास बनेगा वो होगा ऑब्वियसली ये, है ना। ये सब हमारे पास पूर्ण संख्याएं या होल नंबर्स, और ये इनके सब नेगेटिव, ठीक। तो जस्ट रिपीटिंग माई सेल्फ, पढ़ाई चुका हूं मैं आपको। तो प्राकृतिक संख्याएं मैंने आपको बता दी, ये सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। इसके पश्चात हम पूर्ण संख्या की बात कर चुके हैं, इसमें 0 और जुड़ गया है नेचुरल नंबर्स में। ओके, इसको हम W से इंगित करते हैं। और ऑब्वियसली प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। ये सब संख्याएं इस पूरे कंबाइंड सेट में आ रही हैं, इसलिए एक जो प्राकृतिक संख्या है वो हर हालत में एक पूर्ण संख्या है। और उसके पश्चात पूर्णांक या इंटीजर्स, ठीक है। तो यानी पूर्ण संख्याओं, होल नंबर्स का सेट प्लस इनके नेगेटिव्स का सेट, इनको मिलाकर जो बनता है इसको हम बोलते हैं पूर्णांक, और इसको हम Z से इंगित करते हैं, ठीक। वेरी क्लियर,
वेरी क्लियर। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक है ऑब्वियसली, क्योंकि ये वाला जो सेट है इस पूरे सेट के अंदर समाहित है, तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक है। ओके, चलिए, और फाइनली हमारे पास आ जाते हैं भिन्न या फ्रैक्शंस। ठीक, तो फ्रैक्शंस वो संख्या हैं जिनको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में एक्सक्लूसिवली रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल 4/5। ठीक है ना, तो ये भिन्न भी ऑब्वियसली हर हालत में एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे जा रहे हैं। तो p अपॉन क्यू के फॉर्म में जो भी संख्या हम लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है, मैं अब इसको खत्म कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है। वो परिमेय संख्या कहलाती है, और परिमेय संख्या में हम नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स या फ्रैक्शंस इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है, और इन सबको हम परिमेय संख्या बोलते हैं, और इन सबको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पॉइंट इज वेरी क्लियर। ठीक, और जो संख्या p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती है उसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो ये हमारे सामने सब ये परिमेय संख्याएं हैं, ये सब। तो 3/5 परिमेय संख्या है, 6/13 परिमेय संख्या, ये सब। अब 0.26 इज ऑल्सो ए परिमेय संख्या, क्योंकि हम इसको 26/100 लिख सकते हैं। ठीक है ना, पॉइंट हटाकर। ठीक है, और p अपॉन क्यू में इसको तो हम बोलते हैं अंश या न्यूमरेटर, और इसको हम बोलते हैं हर या डिनोमिनेटर। ठीक है, यानी न्यूमरेटर जो ऊपर है और जो डिनोमिनेटर जो नीचे है। ये ज़रूर हमको ध्यान रखना है कि ये q शैल नॉट बी इक्वल टू 0। q को 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब 0 डिनोमिनेटर में आता है और ऊपर एक नॉन ज़ीरो संख्या बनी हुई है तो ये आपको इन्फिनिटी देगा, है ना। तो 0 नहीं होना चाहिए न्यूमरेटर में। ओके, क्लियर। ठीक, चलिए, अब जब हमें दो परिमेय संख्याओं का कंपैरिजन करना पड़ता है, खास तौर पे अगर नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, तब तो उनको कंपैरिजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर है 16 और 15, अगर आपने इसका कंपैरिजन करना है तो आपको इमीडिएटली पता है कि 15 छोटा है 16 से। ठीक है ना। अगर आपको इंटीजर्स में भी कंपेयर करना है तो आप आराम से कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। लेकिन अगर आपको प्योर फ्रैक्शंस का यानी कि 2/3 और 5/8 का अगर कंपेयर करना है तो हर हालत में आपको इसको ध्यान रखिए, ये आगे भी अभी इस्तेमाल होने वाला है, हर हालत में डिनोमिनेटर बराबर कर लेने चाहिए। जब भी दो संख्याओं का कंपैरिजन होगा, दो भिन्नों का, दो जो p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखी गई हैं, तो जब भी दो ऐसी परिमेय संख्या जो एक्सक्लूसिवली p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखी गई हैं, जब भी उनका कंपैरिजन होगा हमेशा उनके डिनोमिनेटर्स को या हर को बराबर किया जाएगा, और जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी। ठीक है। तो अगर हम 11/5 और 8/3 में तुलना करें तो हमें इन दोनों के जो डिनोमिनेटर हैं बराबर करने होंगे। तो बराबर करने का मतलब क्या है, चूंकि 5 और 3 आपस में को प्राइम है, को प्राइम मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, मैं थोड़ा आपको बाद में पढ़ाऊंगा को प्राइम क्या होता है। तो हम ऐसे में कंपेयर करते समय क्या करते हैं, जो हम प्लस करने में करते हैं कि मैं 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा और 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ऑब्वियसली 33 छोटा है, इसका मतलब 11/5 इज लेस देन 8/3। ओके, चूंकि 33 छोटा है तो इसलिए मैं इसको जब मैं ऐसे लिखूंगा तो ये मुझे ये परिणाम दे देगा। ठीक है। तो जब भी दो परिमेय संख्याओं को जो p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखी गई हैं, जब भी जोड़ना है या घटाना है, डिवीजन की बात नहीं हो रही है, गुणा की बात नहीं हो रही है, जब भी दो परिमेय संख्याओं को जो p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखी गई हैं जोड़ना है या घटाना है तो दोनों के डिनोमिनेटर्स बराबर कर लेने चाहिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं हैं जिन्हें हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो जितने भी हमारे पास स्क्वायर रूट्स हैं, वर्गमूल हैं, ऐसी संख्याओं के जो प्योर स्क्वायर्स नहीं है, फॉर एग्जांपल 4 जो है वो प्योर स्क्वायर है 2 का, है ना, 9 प्योर स्क्वायर है 3 का। तो ऐसे सारे स्क्वायर रूट्स जो किन्हीं प्योर स्क्वायर्स के स्क्वायर रूट नहीं है, उन सब के स्क्वायर रूट्स की वैल्यू कुछ इस तरह से मिलती है, ये अनंत तक जा रही है। ये सब इनमें से किसी भी संख्या को आप p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो चूंकि आप इन संख्याओं को p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए ये सब संख्याएं इरेशनल हैं या अपरिमेय हैं।
यहाँ पर एक चीज़ मुझे और याद आ रही है, वो ये कि ये √2 तो आपने लिख लिया, लेकिन अगर आपके सामने √-2 लिखा हुआ हो या √-4 लिखा हुआ हो, कभी भी माइनस की संख्या अगर स्क्वायर रूट के अंदर है तो उसका स्क्वायर रूट का आंसर रियल नंबर्स में नहीं आता है। तो इसको सिर्फ याद रखिए कि अगर कोई स्क्वायर रूट आपको इस तरह का है जिसमें अंदर जो नंबर है वो माइनस में है या नेगेटिव नंबर है, तो ऐसे सारे नंबर्स काल्पनिक नंबर कहलाते हैं, इमेजनरी यानी कि इमेजनरी, ठीक है। यानी कि ये सारे नंबर्स रियल नंबर्स के एकदम विपरीत हैं, वो वास्तविक हैं, ये काल्पनिक हैं। ओके, पॉइंट इज क्लियर, ठीक। अब सवाल उठता है कि हम कैसे जानेंगे कि जिसमें ये असीमित दशमलव है, दशमलव के बाद जो संख्याएं लिखी गई हैं ये असीमित हैं, तो हम ये कैसे जानेंगे कि ये परिमेय है या अपरिमेय है। इसमें थोड़ा समझने की चीज़ ये है कि मैं आपके सामने कुछ संख्या ऐसी भी लिख सकता हूं जिसमें पॉइंट के बाद अनंत संख्याएं हैं। फॉर एग्जाम्पल ये नंबर देखिए, पॉइंट के बाद अनंत संख्याएं लेकिन सब 3 3 3 3 है, इसमें कोई पैटर्न नहीं है। मैं एक संख्या और लिख सकता हूं आपके सामने, पॉइंट के बाद अनंत संख्याएं हैं लेकिन इसमें रिपीटिशन है, किसका, 3 4 5 का, लेकिन यहां पर कोई रिपीटिशन नहीं है, इस जगह कोई रिपीटिशन नहीं है ना। तो हम कैसे जानेंगे कि जो असीमित दशमलव वाली संख्या है वो परिमेय है या अपरिमेय, इसको हम अब देखने वाले हैं। इसका एक बहुत छोटा सा टेस्ट है जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। रिमेंबर, अगर पॉइंट के बाद आने वाली संख्याओं का रिपीटिशन का कोई पैटर्न अगर नहीं है, कोई सेट व्यवस्था नहीं है, जैसे यहाँ पर व्यवस्था है कि 3 4 5 रिपीट कर रहा है, यहाँ पर व्यवस्था है 3 3 रिपीट कर रहा है, तो जहाँ पर रिपीटिशन होता है, इसको मैं भी आगे आपको और समझाऊंगा, जहाँ पर रिपीटिशन होता है किन्हीं ग्रुप ऑफ नंबर्स का, वो हमेशा परिमेय होते हैं, यानी कि हम हमेशा उनको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अर्थात इस संख्या को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं वो मैं भी आपको आगे समझाऊंगा, लेकिन ऐसी संख्याएं जिसमें पॉइंट के बाद आने वाली संख्याओं का कोई निश्चित रिपीटिशन का पैटर्न नहीं होता, वो सब संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं या होती हैं। ओके, द पॉइंट इज क्लियर। चल, लेट अस टेक नेक्स्ट। ओके, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब जो हम बात कर रहे थे अभी पिछले इस वाली सेक्शन में, इसमें हम ये वाली संख्या देखें या हम ये वाली संख्या देखें या यह देखें, ये सब संख्याएं, क्योंकि इसमें डेसिमल की बात संख्या कहीं भी टर्मिनेट नहीं हो रही है, तो ये सब कहलाती हैं नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि असीमित, है ना। ये मैंने अभी आपसे बात की। तो संख्याओं को कैटेगराइज करने का एक तरीका ये भी है जो मैंने आपको शुरू में बोला, परिमेय अपरिमेय। दूसरा तरीका ये भी है कि मैं किसी भी संख्या को मैं लिख सकता हूं कि या तो वो सीमित दशमलव है, या वो असीमित दशमलव, ये भी एक तरीका हो सकता है ना, सिंपल। चलिए, अब ये जो सीमित दशमलव यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है, जैसे ये आपके सामने उदाहरण है, ये उदाहरण है, तो ये सब सीमित दशमलव है। सॉरी, यहाँ पर पॉइंट है ना, ये सब सीमित दशमलव है, ठीक। तो इसमें से प्रत्येक संख्या को, फॉर एग्जांपल मैं 2.35 भी लेता हूं, तो मैं इसको हर हालत में मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो मैं बिल्कुल बिना किसी प्रूफ के ये कह सकता हूं कि अगर मेरे पास एक सीमित दशमलव, या इसको हिंदी में शांत भी बोलते हैं, सीमित दशमलव या शांत दशमलव संख्या है, वो हर हालत में P/Q के फॉर्म में लिखी जा सकती है। इसका मतलब सीमित दशमलव या शांत दशमलव संख्या हर हालत में एक परिमेय होती है, ठीक। यानी कि अगर हम यहाँ बात करें सीमित दशमलव या शांत दशमलव, इसको मैं प्योर हिंदी में शांत दशमलव भी कहते हैं, तो इट इज ऑलवेज परिमेय। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। ओके, अब जब हम 2 या 2 से अधिक शांत दशमलव को घटाते या जोड़ते हैं, तो आपको ध्यान होगा कि जब मैंने परिमेय संख्या को घटाने की, जो P/Q की फॉर्म में लिखी गई हैं, जब मैंने उनको घटाने या जोड़ने की बात कही थी, तो मैंने कहा था कि उनके डिनोमिनेटर बराबर कर लेने चाहिए। बिल्कुल यहाँ पर भी वही बात है कि अगर आपने इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को, तो यहाँ पर भी आपको इनके डिनोमिनेटर बराबर करने पड़ेंगे। मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि ये 2.35 इज बेसिकली 235/100, और ये वाला है 256/78/10, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद 4 संख्या है।
तो मैं बात वही कह रहा हूँ कि इन दोनों को बराबर कर लेना चाहिए। तो ये दोनों बराबर, अब आपको कोई कतई ज़रूरी नहीं है कि आप इनको ऐसे लिखें। इन दोनों को जोड़ने का सिंपल तरीका ये है कि आपने 2.35 लिखा और इसको लिखा 2.5678 और यहाँ पर आपने ट्रेलिंग ज़ीरो लगा दिए। एक ही बात है ना। अब यहाँ पर भी ये 2.3500 जैसे ही मैं करूँगा तो बेसिकली ये 235,000 अपॉन 10,000, यानी कि अब दोनों के डिनोमिनेटर बराबर हो गए। अब इसको जोड़ सकते हैं। पॉइंट इज क्लियर। तो जब दो परिमेय संख्याओं को जोड़ना होता है, प्योर परिमेय यानी कि जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखी गई हैं, भले ही वो भिन्न हो या डेसिमल्स में हो, तो अगर परिमेय संख्या भिन्न के रूप में है 1/2 प्लस 3/5, तो उन दोनों के डिनोमिनेटर बराबर करने होते हैं। और अगर वो दशमलव में है तो हम दशमलव के बाद की जो संख्याएं हैं, जो अंक हैं जो दशमलव के बाद के, उनको हम उनकी संख्या बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक थे, हमने इसको 4 कर लिए, हमने 2 ट्रेलिंग ज़ीरो लगाए और यहाँ पर तो ऑलरेडी 4 थे ही थे। ओके, सिंपल चीज़ है, सब आप जानते हैं, ठीक है। ओके, अब ये तो हमने देखा कि प्रत्येक शांत दशमलव संख्या या सीमित दशमलव संख्या हमेशा परिमेय होती है, ये सब परिमेय। लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं होता। मतलब प्रत्येक परिमेय संख्या जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखी गई है वो एक शांत दशमलव संख्या हो, कतई ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने ये लिखता हूँ 1/3, सो इट इज़ 0.3333 एंड सो ऑन। सो इट इज़ असीमित। मतलब परिमेय है लेकिन शांत नहीं है, अशांत है, असीमित है। पॉइंट इज क्लियर, ठीक है। 17/9 का मैंने आपको उदाहरण दिया है, ये असीमित है, नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं कर रही है लेकिन रिकरिंग है। इसमें 8 8 8 8 रिपीट कर रहा है। ओके, पॉइंट इज क्लियर। तो आपको ज़रूर ये ध्यान रखना चाहिए कि जो शांत दशमलव है यानी कि जो सीमित दशमलव है, सीमित दशमलव हमेशा P अपॉन Q होगा। लेकिन P अपॉन Q जो है वो दोनों हो सकता है, यानी कि वो सीमित दशमलव भी हो सकता है और असीमित दशमलव भी हो सकता है। क्लियर, ठीक, ये आपको भी और आगे क्लियर होगा। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग है यानी कि असीमित हैं, वो 2 तरह के हो सकते हैं, रिकरिंग या नॉन रिकरिंग। अब जब रिकरिंग होगा तो मैं आपके सामने एक उदाहरण लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल 3.691 691 691 एंड सो ऑन। तो 691 रिपीट कर रहा है। जो अंक रिपीट करते हैं उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। सो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग 2 तरह के हो सकते हैं, रिकरिंग या नॉन रिकरिंग। अब नॉन रिकरिंग ऐसे 3.691 1 2 3 4 196 691 1 2 0 एंड सो ऑन। तो इसमें कोई भी पैटर्न नहीं है, तो ये नॉन रिकरिंग है। इसमें कुछ भी चीज़ रिकर नहीं कर रही है, रिपीट नहीं कर रही है, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग 2 तरह के हो गए। पॉइंट इज क्लियर, ठीक। तो जब हमारे पास रिकरिंग डेसिमल है यानी कि ये वाले जब हमारे पास रिकरिंग डेसिमल है, ये मैंने अभी आपको यहाँ भी बताया आपको, जब हमारे पास रिकरिंग है यानी कि असीमित, ये मैंने आपको बताया था, ये तो ये परिमेय है, यानी कि इसमें एक पैटर्न है जो अपने आप को रिपीट कर रहा है। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया 3.691, तो 691 अपने आप को रिपीट कर रहा है। ये 691 बार का मतलब है 3.691 691 एंड सो ऑन सो ऑन। तो ऑब्वियसली ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन ये रिकरिंग है, ये हमेशा परिमेय होगा। ये परिमेय कैसे बनेगा, इसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में कैसे लाएंगे वो मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन जो नॉन रिकरिंग है, जैसे मैं आपको एक दूसरा उदाहरण जो मैंने अभी पिछली स्लाइड पर दिया था, फॉर एग्जांपल 15.691 1 2 3 0 1 691 0 एंड सो ऑन। इसमें ये जो है ये नॉन रिकरिंग है, यानी कि इसमें कोई पैटर्न रिकरिंग का नहीं है, ये अनावर्ती है। तो ये संख्या हमेशा अपरिमेय होगी, ये संख्या हमेशा अपरिमेय होगी। तो वास्तविक संख्याएं 2 तरह की होती हैं, हम पढ़ चुके हैं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या 2 तरह की हो सकती हैं, शांत या सीमित, जैसे 2.35, अशांत मगर आवर्ती। और अपरिमेय संख्याएं हर हालत में नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत या असीमित मगर अनावर्ती, ठीक है। ओके, क्लियर, ठीक।
इसीलिए मैं पहले भी बोल रहा था, संख्याओं को मैं फिर से दो तरह से बोल सकता हूँ, दो तरह से, कि संख्याएं दो तरह से, नंबर्स जो हैं वो संख्याएं दो तरह की हो सकती हैं, या तो शांत या अशांत, यानी कि असीमित। ठीक है। अब अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो हर हालत में ये परिमेय है। ठीक है। अगर ये अशांत है तो ये फिर से दो तरह की हैं, कि या तो ये अनुवर्ती हैं, रिकरिंग, या ये अनुवर्ती, या ये अनुवर्ती ने क्या बोलते हैं इनको हिंदी में, आवर्ती। या तो ये आवर्ती हैं या ये अनावर्ती हैं। जब ये आवर्ती हैं तो ये फिर से परिमेय है। और सिर्फ इस केस में, जिसमें आप ये लाल रंग का गोला देख रहे हैं, सिर्फ इस केस में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन डेसिमल ये अपरिमेय है। मेरे ख्याल से अब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैं कुछ क्वेश्चंस आगे भी लेने जा रहा हूँ। अब मैं आपको सबसे पहले अब ये समझाने जा रहा हूँ कि हम शांत दशमलव कैसे निकाल लेते हैं, यानी कि अगर कोई संख्या शांत है, टर्मिनेटिंग है, तो उसकी हम वैल्यू p/q में कैसे निकालते हैं। ठीक। सो चलिए लेट अस स्टार्ट। ओके, अब ये देखते हैं कि एक अगर आपके पास फ्रैक्शन दिया गया है तो उसमें हम ये कैसे पहचानें कि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। मतलब जब हम उसकी वैल्यू निकालेंगे डेसिमल्स में तो वो असीमित होगा या सीमित होगा। मैं आपको ये चीज़ एक क्वेश्चन से मैं सॉल्व कराता हूँ। मेरे सामने दिया हुआ है 77/210। सिर्फ देख के पता लग जाएगा आपको कि ये सीमित है या असीमित है। देखिए, बड़ा सिंपल सा तरीका ये है कि यदि डिनोमिनेटर में यानी कि हर में यदि सिर्फ 2 और 5 के मल्टीपल हों, गुणज, तो हर हालत में ये सीमित होगा, मात्र 2 और 5 के। अब अगर हम 210 की बात करें तो ऑब्वियसली 21 = 3 × 7, तो 210 = 3 × 7 × 2 × 5, है ना। तो 2 और 5 के अलावा 3 और 7 के भी मल्टीपल हैं नीचे डिनोमिनेटर में, हैंस इट इज नॉट ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। मतलब अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो 0 डिजिट इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स, ओके, असीमित। लेकिन अगर मैं बात करूं 13/3125 की, सो इट इज 13/5 × 625 बराबर 13/5 गुणा, और 625 मतलब 25 × 5, इट इज इक्वल टू 13/5 × 5, और 25 भी 5 × 5 यानी कि 5⁴ ठीक। तो ये सिर्फ डिनोमिनेटर जो है इसका वो 5 के मल्टीपल में है। तो डिनोमिनेटर अगर 2 और 5 या 2 या अकेले 5 के मल्टीपल में हो तो हमेशा सीमित होगा, यानी कोई और मल्टीपल नहीं होना चाहिए साथ में 2 और 5 के अलावा, या 2 या 5 के अलावा। तो इसमें मैं ऊपर नीचे 2⁴ और 5⁴ सॉरी 2⁴ से मैं ऊपर नीचे गुणा कर देता हूँ। 5⁴ दिया हुआ है, 2⁴ से मैंने ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो ये हो गया मेरे पास 13 गुणा 2⁴ हुआ, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 है, और नीचे हो गया 5 दूनी 10, 10⁴, तो ये हो गया 16 × 48, ओके, 4 हाथ से 16 × 16 और 4 20, ठीक है, 10,000। सो आंसर आया 0.00, चूंकि 4 0 हैं तो 208। तो यहाँ पर चूंकि ओके, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ, शांत, सीमित। तो हमने देखते ही कैसे पता लगाया कि 3125 में जितने भी मल्टीपल हैं यानी डिनोमिनेटर में, वो सिर्फ और सिर्फ 5 हैं, इसलिए ये हर हालत में एक शांत दशमलव है। लेकिन अब ऐसे सवालों को हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो मैं आपको इनको सॉल्व करना यहाँ सिखा रहा हूँ कि अगर ये क्वेश्चन, अगर आपको एक दिया हुआ है एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो उसको परिमेय संख्या p/q में कैसे लाएं। अगर ये 3 या 5 नंबर का आ गया तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले एक छोटा सा शॉर्टकट समझ लेते हैं कि अगर आपके सामने कोई नंबर इस तरह का है
फॉर एग्जांपल 0.2222 या 0.333 या 0.44 एंड सो। पी की जगह, ये जो पी है, पी की जगह या तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकता है। अब पहले मैं आपको यहां से समझाता हूं कि इसको हम कैसे निकालते हैं। सपोज a बराबर 0.2222, ओके। अब ये देखिए कि इसमें जो रिपीटिशन है बेसिकली पॉइंट के बाद सिर्फ एक अंक का, एक डिजिट का रिपीटिशन है। पॉइंट के बाद एक अंक का, यानी कि पॉइंट के बाद एक अंक का रिपीटिशन है। तो आप 10 की पावर 1 लिखिए, इट इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो इस इक्वेशन को आप 10 से गुणा कर दीजिए। सो इट इज 2.2222 एंड सो ऑन, ओके। ऊपर वाली इक्वेशन को नीचे वाली में से माइनस कीजिए। सो इट इज 9a इक्वल टू 2, ये सब कट गया। सो a इक्वल टू 2/9, ओके। तो एक शॉर्टकट याद रखिए कि अगर a बराबर 0.p है, p के ऊपर बार है, 0.p बार मतलब 0.222, या p की जगह आप 3 लिख लीजिए या p की जगह 4 लिख लीजिए, तो इसकी वैल्यू हमेशा p/9 होती है। जैसे 2/9 आई क्योंकि यहाँ p बराबर 2 था, ठीक है। तरीका सॉल्व करने का वही है कि यहाँ पॉइंट p एंड सो ऑन था, मैंने 10 से गुणा कर दिया। सो 9a इक्वल टू p, सो a इक्वल टू p/9, याद रहेगा। अब देखिए इस शॉर्टकट से फ़ायदा क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ये वही है जो मैं अभी आपको पीछे बता रहा था कि 0.111 इक्वल टू 1/9, 0.222 एंड सो ऑन 2/9, ओके, एंड 0.33 इक्वल टू 3/9 या 1/3, 0.4444 4/9, 0.555 एंड सो ऑन इक्वल टू 5/9 एंड सो ऑन, ओके, सिंपल। अब इससे फायदा क्या होता है कि जैसे मुझे ये वाला क्वेश्चन दिया गया है, तो मुझे इमीडिएटली इसकी वैल्यू मालूम है 2/9, जो मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में समझाई। इसकी वैल्यू मुझे मालूम है 4/9, इसकी 6/9 और इसकी 8/9। 8 से 14 4 18 और 2 20/9, तो 9 दूनी 18 और फिर 2 के ऊपर बार, आप करके भी देख सकते हैं। 9 दूनी 18, 2 पॉइंट लगा, 0 लगाया, 9 दूनी 18, फिर 2 बचा, 9 दूनी 18, फिर 2 बचा, और इस तरह से 2 बचता जाएगा। सो इट इज़ 2.2 बार। तो आंसर है इसका ये, सिंपल। ये सरल इसलिए हो गया क्योंकि आपको ये मालूम था, ये मालूम था, ये मालूम था, ये मालूम था, ओके। और इसी पर हम और आगे बढ़ें कि अगर आपके सामने अभी तक आपने क्या देखा कि आपके पास एक संख्या का रिपीटिशन था, एक अंक का रिपीटिशन था पॉइंट के बाद, लेकिन अगर 2 अंक का रिपीटिशन हो, मतलब कुछ इस तरह से हो, फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ 0 है, इंटीग्रल वैल्यू 0 है, तो इसकी वैल्यू हमेशा इस तरह से होगी, ओके। अगर 3 का रिपीटिशन है, फॉर एग्जाम्पल 0.345 का रिपीटिशन है, तो इसकी वैल्यू 345/999 होगी, ठीक है, सिंपल। मैं आपको इसके और शॉर्टकट्स भी आज नहीं, आज थोड़ा सा आप इससे रूबरू हो लीजिए, मैं आपको किसी आने वाली क्लास में इसके बहुत सिंपल शॉर्टकट भी मैं आपको और बताऊंगा, ओके। अब अगर इसको हम देखें तो शॉर्टकट से इमीडिएटली ये 63/99, क्योंकि 2 डिजिट्स का रिपीटिशन होता है, इंटीग्रल वैल्यू 0 है, ये ध्यान रखिए। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर ये मैंने माना कि 1.63 बार होता, तब हम इसको क्या करेंगे, तब हम इसको 1.63/99 नहीं करेंगे, हम इसको 1.063 लिखेंगे। इट शैल बी इक्वल टू, इस तरह से सॉल्व करेंगे, ये ज़रूर ध्यान रखिए। इस इंटीग्रल वैल्यू को आपने अलग करना है अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, लेकिन अगर सिर्फ 0 है इंटीग्रल वैल्यू तो आप इस तरह से उतारेंगे, और ये 37/99 हो गया। सो 7 और 3 10 और 7 और 3 10, ओके। अब ये क्वेश्चन तो सरल है ही वाला, तो ये तो मैं बता ही चुका हूँ आपको कि 0.1 बार इक्वल टू 1/9, 0.2 बार 2/9, दिस इज 3/9, दिस इज 4/9, 5/9, सो 15/9 इक्वल टू 5/3, एंड व्हेन इट इज़ 5/3, तो 5 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 एकम 3, 2, 0 लगाया, पॉइंट लगाया, 3 छंग 18, फिर 2, फिर 3 छंग 18, तो 6 चलता रहेगा। सो इट इज़ 1.6 बार, सिंपल। अब ये देखते हैं,
ये वाला जो क्वेश्चन है ये इन सब से डिफरेंट है। यहाँ पर हमारे पास 3 टर्मिनेटिंग डेसिमल दिए गए हैं, ये इन तीनों का सम कैसे करते हैं? तो बहुत सिंपल है, 142.5, 17.33, क्योंकि ऊपर यहाँ पर ये डिजिट नहीं है तो मैं 0 लगाऊंगा, 14.001, तो यहाँ भी मैं 00। क्लियर? तो बेसिकली ये करके मैंने तीनों अंकों के डिनोमिनेटर बराबर कर लिए। ये भी P/Q की फॉर्म में है, तो मैं इसको 142, मैं इसको 1425/10 लिख सकता हूँ। ये भी P/Q की फॉर्म में है और ये भी P/Q की फॉर्म में है। तो जैसे ही मैंने ये किया, ट्रेलिंग 0 लगाए, तो बेसिकली मैंने सबके डिनोमिनेटर बराबर कर लिए, है ना। सो दिस इज़ 1, दिस इज़ 3, दिस इज़ 8, एंड 7 और 2 9 और 4 13, 5 और 6 और 1 7, 173.831। सिंपल। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। सो इट इज़, इसको कैसे जोड़ा जाता है? 5 का पहाड़ा, इसमें 5 बेसिकली जो 1 सही 3/5 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 1 + 3/5। तो 5 एकम 5 और 5 और 3 8, सो इट इज़ 8/5। 9 एकम 9 और 8 17, 17/9, और 5 दूनी 10 4, 14/5। ठीक है ना। अब इसका और इसका डिनोमिनेटर बराबर है, तो 14 और 8 22, 22/5 प्लस 17/9। ये दोनों 5 और 9 आपस में को प्राइम है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब इस तरह के क्वेश्चन हमको मिलते हैं, दो भिन्न इस तरह के जिनके डिनोमिनेटर आपस में को प्राइम होते हैं, तो उसका तरीका ये होता है कि इसका मल्टीप्लिकेशन इससे कीजिए, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, और इन दोनों का आपस में। तो ये हो गया 22 × 9 हो गया 198, और 17 पंजे 85, और 5 9 45। ठीक है। सो इट इज़ 283/45। करेक्ट? क्लियर? लेट अस सी नाउ दिस क्वेश्चन। एक पाइप का 4/9 भाग काला है। ये पाइप है, इसका ये रंग जो है काला है। शेष का 3/8, शेष का 3/8 जो है वो सफ़ेद है, और शेष भाग ये जो 12.5 सेंटीमीटर बचा, ये लाल है। ठीक, तो ये 4/9। तो अब इसको थोड़ा समझिए। तो मैं इस 9 और 8 का जो एलसीएम है 72 है, तो कुल पाइप में 72 P मानूंगा। देखिए, ऐसा मानने से कैलकुलेशन कितनी आसान हो जाएगी। तो जो काला है वो 72 P का कितना है? 4/9। ओके, तो ये हुआ 9 8 72, 8 चौक 32 P। 32 P जो है वो काला हो गया। ठीक है ना। शेष कितना बचा? शेष चूंकि 72 P कुल था, तो 40 P बचा। अब सफ़ेद कितना है? सफ़ेद है इस 40 का 3/8, 40 P का 3/8। तो ये हो गया 8 पंजे 40, 5 दिया 15 P। अब कितना बचा? 40 P में से 15 P गया, 25 P बचा। लेकिन ये जो 25 P है, इट इज़ इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर, तो जो कि लाल है ना। तो P इज इक्वल टू 12.5/25, यानी कि 1/2 सेंटीमीटर। हमने पाइप कितना माना था? 72 P। तो पाइप हुआ 72 P गुणा 72 P, लेकिन 72 P बराबर 1/2, यानी कि क्लियर? ठीक, चल नेक्स्ट। ओके, सो 36 इज द आंसर। और ये सॉल्व भी कर रखा है, इंग्लिश में है लेकिन समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है ना, वही है जो मैंने समझाया है। ये एमपीपीएससी 2019 का सवाल है, CSAT का, कि यदि 1.5x इक्वल टू 0.04y, तो y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स का मान क्या होगा। इस तरह के जब भी आपको सवाल मिले, तो इस वाले रिलेशन से आप y अपॉन एक्स या x अपॉन वाई बनाइए, इस वाले रिलेशन से। तो x अपॉन वाई बराबर, ये y इधर आ गया और 1.5 इधर आ गया, सो इट इज़ 0.04 अपॉन 1.5।
यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 जीरो हैं या पॉइंट के बाद 1 जीरो है, तो मैंने 1 बढ़ा लिया। अब पॉइंट के बाद 2 जीरो, पॉइंट के बाद 2 जीरो, तो ये दोनों डेसिमल्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। 4/150 मतलब 2/75। ठीक, अब यहाँ पर इस जगह मैं y कॉमन निकालूंगा, यहाँ से भी कॉमन निकालूंगा और यहाँ से भी कॉमन निकालूंगा। सो इट इज़ y 1 माइनस एक्स अपॉन वाई, y 1 प्लस एक्स अपॉन वाई। ओके, इस y से ये y कट गया। सो नाउ इट इज़ 1 माइनस एक्स अपॉन वाई, लेकिन एक्स अपॉन वाई इज़ 2/75। 1 प्लस एक्स अपॉन वाई इट इज़ 2/75, है ना। तो 75 ही कम 75, 75 में से 2 गया 73, 73/75 बटे 77, 75 ही कम 75 और 2 77/75। ठीक, इससे ये कैंसिल हुआ 77, सॉरी 73/77। क्लियर? ओके, क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत सरल क्वेश्चन है। 3 इंटू 0.3 इंटू 0.03 इंटू 0.003 इंटू 30। ठीक है, अब ये जो 0.3 है इसको मैं इमीडिएटली 3/10 कर सकता हूँ। तो ये 10 जो है इसको 3 बार काटेगा। आप इस जीरो से भी सीधे डेसिमल को कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि इस जीरो से इस डेसिमल को आप कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो 3 कितने हो गए? 1 2 3 4 5, तो 3 की घात 5 बराबर 243। और पॉइंट कितने हुए हमारे पास? पॉइंट के बाद 2 डेसिमल, दो डिजिट यहाँ पर है और 3 यहाँ पर, 2 और 3 5, तो 5 के पीछे पॉइंट लगेगा 1 2 3 4 5। सो दिस इज द आंसर। ओके, क्लियर? चलिए, अब आज की क्लास में इतना ही। अभी मैंने अपने परिचय में एक्स अनअकैडमी एजुकेटर लिख दिया है। आपको पता ही है कि अभी मैं अनअकैडमी में नहीं हूँ। ठीक है ना। तो चलिए, अब YouTube के ज़रिए आपसे मुलाकात जारी रहेगी। ये जो नंबर सिस्टम पर हमारी जो क्लास चल रही है ये कंटिन्यूड रहेगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा, आपके मत चाहिए मुझे, आप क्या सोचते हैं। मैं सोच रहा था कि पेपर 5 यानी कि मैथमेटिक्स और पेपर 1 यानी फिज़िक्स को मैं साथ साथ ले लूँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पहले मैथ्स ही चले, मैथ्स ख़त्म हो जाए, तो ऐसा भी कर सकता हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो। लेकिन मुझे आप अपने मत से, चाहे YouTube पर या ग्रुप पर, आप अवश्य मुझे बताएं। ओके, तो चलिए मिलेंगे अब हम नेक्स्ट क्लास में। क्लासेस अब कंटिन्यू रहेंगी, थोड़ा सा गैप रह सकता है बीच में, समय की ज़रा कुछ पाबंदियाँ हैं, अदरवाइज़ क्लास कंटिन्यू रहेगी। थैंक यू वेरी मच।